हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हिंदी व्याकरण की हमारी श्रृंखला चल पड़ी है और हमने अपने पिछले वीडियो में जो कि आपने देखा होगा उसमें वाच्य परिवर्तन आपको मैंने बताए थे। क्योंकि अब श्रृंखला बढ़ी चुकी है आगे, तो आज मैं आपको कुछ अगले स्टेप पर पहुंचाने वाली हूँ। अगले हम चरण पर पहुंचेंगे। देखिए, चरण आप कोई सा भी ले सकते हैं। आप कहीं रचना के आधार पर वाक्य पढ़ सकते हैं, अर्थ के आधार पर पढ़ सकते हैं। मैंने तो एक श्रृंखला निकाली हुई है, आप जिसको चाहे वैसे पढ़ ले, क्योंकि इसका कोई आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं है। हर एक टॉपिक आपके लिए नया होगा, उचित होगा, आने वाला होगा, जो आपको बहुत ही लाभदायक है। तो आज मैं आपको ऐसे ही जो उसकी श्रृंखला है उसमें लेकर आई हूँ। व्याकरण की श्रृंखला में विकारी शब्द क्या होते हैं, जिसमें एक तो देखिए अव्यय शब्द होते हैं जिनको अविकारी कहते हैं, एक विकारी शब्द होते हैं जिनमें समय समय पर, जैसे लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, इनमें समय समय पर ये परिवर्तित होते हैं। कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता रहता है, ये परिवर्तनशील होते हैं, तो ये विकारी शब्द हैं। किंतु विकारी शब्द इतने सारे हैं, एक साथ एक वीडियो में तो इतने सारे मैं नहीं आपको पढ़ाऊंगी। तो विकारी शब्दों में से एक जो टॉपिक है वो आज मैं लेकर आई हूं और वो है संज्ञा। ठीक, तो उसमें हम विकारी शब्द में सबसे पहले संज्ञा पढ़ेंगे। इसमें आप क्या क्या पढ़ लोगे? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार, उसके उदाहरण, ये आप पढ़ लेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये सब आपको इंडिविजुअल टॉपिक तो हैं ही, साथ में पद परिचय में आपकी बहुत अधिक मदद करने वाले हैं। क्योंकि कक्षा 10वीं में पद परिचय के 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो जाते हैं, ये पद परिचय क्या है। तो जैसे हम अपनी आइडेंटिटी देते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, ज्यादा हुआ तो किसी ने एड्रेस पूछा, तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं, आप क्या, या फिर आप क्या जॉब कर रहे हैं, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, ये हमारा परिचय होता है। वैसे ही किसी शब्द का परिचय, कौन सा लिंग है, क्या वचन है, क्या पुरुष है, क्या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम है तो क्या है, ये सब। तो ये आपके पद परिचय से संबंधित विषय हैं। ये आपके पर्टिकुलर व्यक्तिगत भी आप इनको पढ़ सकते हैं, ये विकारी शब्द भी हैं। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा ये है, किसी भी तरीके से आपसे व्याकरण पूछी जाए हिंदी की, तो आप कहीं भी कैसे भी करके अपना नंबर कट ना करवाएं। तो उसको आप ऐसे पकड़िए, इसको आप ऐसे पकड़िए, इसको आप ऐसे पकड़िए, वो तो आपके काम में आने वाली है। चलिए, तो विकारी शब्दों में जो पहला हम विषय लेकर आए हैं वो है संज्ञा। जो संज्ञा शब्द है ये सम और ज्ञा से मिलकर बना हुआ, मैं अपना पेन ले लूं तो ये सम और ज्ञास के योग से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, वो है संज्ञा, सही ज्ञान। पूर्ण और सही परिचय ही होता है संज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द है संज्ञा। होता ना, अच्छा ये काम कौन कर रहा है, आपने कह दिया राम कर रहा है, तो राम एक परफेक्ट यहाँ पर पहचान हो गई कि ये काम राम के द्वारा किया जा रहा है। संज्ञा का दूसरा पर्याय होता है नाम। बिल्कुल, मैंने नाम जैसा भी बताया। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के सम्यक ज्ञान को कहते हैं हम संज्ञा। उन्हें कुछ नाम दे दिए हैं और उन्हीं नामों को क्या कहा गया है, संज्ञा कहा गया है ना। अब व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, ये तो हम इसके प्रकारों में पढ़ेंगे। तो आप जान गए कि सम और ज्ञा अर्थात अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान को संज्ञा कहा गया, और संज्ञा को व्यक्ति, भाव, वस्तु में हम ले लेते हैं और उसका सम्यक ज्ञान ही हम इसको नाम दे देते हैं संज्ञा। संज्ञा की अब वो तो हमने शाब्दिक अर्थ जाना संज्ञा का। अब यहाँ पूर्णतः एक परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ये हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। और भी आप एक और कह सकते हैं, किसी भी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमने ज्यादा पढ़ी हुई है ना। और ये किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय देने वाले शब्द संज्ञा कहलाते। चलिए, 2 परिभाषाएं होंगी, उदाहरण भी देख लो। सौरभ दिल्ली में निवास करता है, यहाँ पर संज्ञा है सौरभ। मानव प्रेम सुंदरता असुंदरता को नहीं देखता, तो यहाँ पर क्या है, मानव प्रेम। नारियां स्वभाव से कोमल होती हैं, कौन, नारियां। गाय एक उपयोगी पशु है, तो यहाँ पर संज्ञा का क्या है, ये सब आपके संज्ञाएं हैं। अब संज्ञा के भेद पढ़ते हैं। यही भेद इतना अधिक आपको पद परिचय में मदद करेंगे कि हर एक पद परिचय, हर एक पद का परिचय देते समय आप संज्ञा जरूर उपयोग करेंगे। एक अगर इधर उधर कुछ भूल भी गए तब भी आपके नंबर नहीं कर, आप उससे पूरा एमसीक्यू जो आएगा, ऑप्शन जो आएंगे, विकल्प, वो भी आप चुन पाएंगे। संज्ञा शब्दों से प्रायः किसी व्यक्ति, जाति, भाव के नाम का बोध होता है। इसलिए
इन तीनों के कारण संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक होता है प्रॉपर नाउन, जातिवाचक कॉमन नाउन और भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये आप जो नाउन के टाइप पढ़ते हैं, टाइप ऑफ नाउन पढ़ते हैं आपने संस्कृत इंग्लिश में, तो यहाँ वही हिंदी में है। तो व्यक्तिवाचक जब किसी से पर्टिकुलर नाम लेकर बात की जाए, चाहे आप स्थान का नाम लो, व्यक्ति का नाम लो, चाहे वस्तु का नाम लो, आप वृक्ष का नाम लो, आप पर्वत का नाम लो, आप नग किसी का भी नाम हो, आप इंदौर में रहते, पूना में रहते, बॉम्बे में रहते, भोपाल में रहते, आप नाम ले रहे हैं, मतलब आप आपने ये नहीं बोला कि मैं शहर में रहता हूँ, आपने नाम लिया, व्यक्तिवाचक। राम, मोहन, श्याम, घनश्याम, लीला, सुनीता, गीता, अनीता, ये सब नाम लिए, ये सब व्यक्तिवाचक। नीम, गुलाब, चमेली, कुछ भी नाम ले लो फूल का जो मेरी जबान पर नहीं आ रहा हो, है ना, तो आप क्या है वो व्यक्तिवाचक। नीम का पेड़, आम का पेड़, अनार की झाड़ी, या फिर आपने यहाँ लिया पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, ये क्या है, ये नाम लिया आपने, पेड़ की बात नहीं की, पर्टिकुलर उस पेड़ का नाम दिया। और जब हम पर्टिकुलर नाम देते हैं तो वो हो जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आया। जातिवाचक में जब हम उसका एक नाम नहीं बल्कि पूरी जाति उसको डिफाइन करें, पेड़ बहुत ऊंचा है, पेड़ बोला, नाम नहीं बोला, जाति है। मनुष्य बोला, जाति है, किसी का नाम नहीं दिया आपने। शहर बोला, जाति है। नगर बोला, जाति है ना। आप कुछ भी आप बोल रहे हैं या कोई जिसका आप पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहे हैं, वो किस में जाएगा, वो जाएगा जातिवाचक। और भाववाचक, जहां भाव के आधार पर संज्ञा को यहाँ पर व्यक्त किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब और अच्छे से समझ लीजिए, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराए, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सीता, राधा, श्याम, कृष्ण, कुसुम, रेखा, पूनम, सौरभ, सचेत, अपर्णा, अपराजिता, और फिर कपिला गाय, गौरा गाय, सोना, ऐरावत, ये सब क्या है, व्यक्तियों के नाम है और प्राणियों के नाम है। चूंकि ये नाम दिए गए हैं, पर्टिकुलर नाम दिए गए हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वहीं आप कह दो गाय, जातिवाचक। वहीं आप कह दो हिरन, जातिवाचक। हाथी, जातिवाचक, आपने नाम नहीं दिया उसका एक। संज्ञा के भेद में और भी देखिए क्या है, दिल्ली। अब ये शहरों के नाम, यदि आप व्यक्तियों के नाम के आधार, वस्तुओं के नाम के अलावा यदि आप शहरों के नाम दे रहे हैं, यहाँ व्यक्तियों के नाम है, शहर के नाम, या किताबों के नाम, पहाड़ों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सब किस में आएंगे, सब आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। देखिए, दिल्ली, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मद्दा, देहरादून, शिमला, बिजौली, अंबाला, गुड़गांव, जापान और भटिंडा। रामचरितमानस, रामायण, गीता, कुरान, कावेरी, नीलगिरी पर्वत हो, नीलगिरी, गांडीव, ये वस्तु, धनुष हो गया, हल्दी, नमक, चीनी, ये आपके, तो ये क्या है, सब ये व्यक्तिवाचक, क्योंकि आपने नाम से बोध किया। अब जातिवाचक क्या है, जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति का बोध कराए। पूरी जाति, नाम नहीं, एक बार दे दिया मसाले, जातिवाचक, नहीं बताया कौन सा मसाला। पेड़, जातिवाचक। शहर, जातिवाचक। पर्वत, जातिवाचक। नदी, जातिवाचक। क्या है, इनका नाम नहीं बताया। तो जब किसी प्राणी और पदार्थ को उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, वो जातिवाचक है। जैसे मनुष्य, नर, नारी, पशु, नदी, पहाड़, ग्राम, लड़का, पुस्तक, घर, पाठशाला, शहर, नगर, प्रांत, देश, नदी, झरना, पर्वत, हाथी, कुत्ता, फल, गाय, विद्यार्थी। अब कहेंगे कुत्ता तो बोल दिया, पर किस नस्ल का है वो, किस नस्ल का है, नहीं बताया आपने। ये सब के सब जातियां हैं। विद्यार्थी जाति है, किसी बच्चे का नाम नहीं दिया। अध्यापक जाति, आपने उस अध्यापक का नाम नहीं बताया, तो ये जातिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत कार्य करते हैं। और भी देखिए, ये शब्द संपूर्ण जाति के परिचायक होते हैं, किसी एक मनुष्य, एक नर या एक प्रांत के नहीं होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 उपभेद होते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक। क्योंकि आपके दिमाग में जरूर ये बात आई होगी कि यदि हम कक्षा की बात करें तो वो किस में आएगी। आपने नहीं कहा 10th 9th 11th 12th 6th 7th 8th, कुछ नहीं बोला आपने सिर्फ कक्षा बोला, जातिवाचक है वो। लेकिन जातिवाचक में भी वो समूहवाचक है। ये देखिए, जातिवाचक में भी वो समूहवाचक है। आपने कहा सेना, चंद्रगुप्त की किसकी, कहाँ किसकी रही है वो नहीं पता हमको, है ना। पाकिस्तान की, भारत की, कौन सी सेना है, कौन सी फौज है, हमें नहीं पता, तो ये वो लेकिन वो समूह है, समूहवाचक। तो जातिवाचक एक पूरे जाति को वो व्यक्त करती है सेना, लेकिन वो एक किसमें डिफाइन है, समूहवाचक। द्रव्यवाचक
द्रव्य में आप धातुएं ले लो, द्रव्य में आप लिक्विड में ले लो, तो ये क्या हो जाएंगे सब, ये आपके हो जाएंगे जातिवाचक में। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। उसी आधार पर हिंदी के कुछ विद्वान भी संज्ञा के 5 भेद ही मानते हैं। वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञाएं भी एक प्रकार से जातिवाचक का बोध कराती हैं, अतः इनको जातिवाचक संज्ञा के उपभेदों के रूप में स्वीकार किया गया। इंग्लिश में 5 मानी गई हैं, हिंदी में 3 मुख्य मानी गई हैं। 2 उपभेदों को यदि जोड़ लिया जाए तो कुछ हमारे जानकार हिंदी में भी 5 संज्ञाओं को बताते हैं। अब लेकिन इसमें जो द्रव्यवाचक है वो है क्या? किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे पदार्थ ले लो, स्टील, लोहा, पीतल, तांबा, है ना, एल्यूमिनियम, ये बर्तनों के लिए हो गया, प्लास्टिक, लकड़ी, खिलौनों के लिए हो गया लकड़ी, लोहा, फर्नीचर, सोना चांदी, इनके लिए हो गया द्रव्यवाची वो सारी वस्तुएं जो आपकी किसी द्रव्य का, किसी धातु का, लकड़ी है तो वो भी एक द्रव्य ही है, का बोध कराती हो। प्रायः ये एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है धातुओं का, क्योंकि ये शब्द गणनीय नहीं। मैंने कहा चांदी, चांदी अपने एक वचन में ही हमेशा प्रयोग होगी, क्योंकि चांदी के आप कतरे कतरे को गिन नहीं सकते हैं। ये कैसी होती? आगरणीय। सोना आगरणीय, तेल आगरणीय, लकड़ी आगरणीय, लोहा आगरणीय, क्या गिनोगे उसका बारीक सा हिस्सा, वो और बारीक में बट सकता है। तो ये आगरणीय होते हैं और हमेशा एक वचन में ही होते हैं, अक्सर अक्सर। समूहवाचक, जो शब्द किसी समुदाय, किसी समूह का बोध कराते हैं। जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक सदस्यों की संभावना होगी। बिल्कुल, आप गए, आपने सेना ले लो, आप कक्षा ले लो, आप जुलूस ले लो, दरबार ले लो, झुंड ले लो, ये सब किस में आते? समूहवाचक है। इन शब्दों का प्रयोग एक वचन में ही होता है। सेना खड़ी है, सेना खड़े हैं नहीं बोलेंगे हम। सेना अपने आप में तो बहुवचन है, लेकिन वो गिनी जाती है एक वचन में। ठीक, झुंड आ रहा है, अब झुंड तो इतने सारे लोगों का हम आ रहा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि झुंड अपने आप में एक वचन में ही काउंट होता है। सदस्यों के समूह एक इकाई के रूप में व्यक्त करें, जैसे गौरा, सोना, ऐरावत, कामधेनु जानवर हैं, कुसुम, रेखा, पूनम, सौरभ मनुष्य हैं, गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी नदियां हैं, नगर, जानवर, मनुष्य, नदी आदि शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी जाति, पदार्थ, प्राणी या समूह का बोध कराएं उनको हम जातिवाचक संज्ञा में गिनते हैं। तो समझ गए आप, व्यक्तिवाचक में तो सीधा नाम हो गया, जातिवाचक में किसी जाति को बताते हो, और ये 2 प्रकार के होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में सभी प्रकार की धातुएं जो एक वचन में काउंट होती हैं। समूहवाचक में सभी प्रकार के समूह, जुलूस है, झुंड है, आपका सेना है, कक्षा है, ये समूह में होने के बाद भी एक वचन में ही गिने जाते हैं। अब देखिए ऐसे कुछ तुलनात्मक, जातिवाचक में बालक है, स्त्री है, नगर है, कुत्ता है, नदी है, पर्वत है, किताब, ये सब जातियां हैं। अब बालक, तो नाम बताओ बालक का, राम व्यक्तिवाचक हो गया। स्त्री का नाम बताओ, सीता व्यक्तिवाचक हो गया। नगर का नाम बताओ, दिल्ली व्यक्तिवाचक हो गया। कुत्ते का नाम बताओ, टिप्सी, तो जाति व्यक्तिवाचक हो गया। नदी का नाम बताओ, यमुना जाति व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत, हिमालय व्यक्तिवाचक हो गया। और किताब, रामायण व्यक्तिवाचक हो गया। तो आप समझ गए दोनों में कैसी तुलना है, जातिवाचक क्या है और व्यक्तिवाचक क्या है यहाँ पर। और भी देखते हैं। अब भाववाचक की तरफ आते हैं। जाति समझ लिया आपने, व्यक्ति समझ लिया आपने। अब भाव में जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दोष, सील, स्वभाव, अवस्था, भाव, संकल्पना आदि का बोध होता है, वे भाववाचक कहलाती। जैसे गुण, दोष, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सुंदरता, है ना, चतुरता, कुरूपता, ये सब किस में आते हैं? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष बताए जाएं। फिर दशा में जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, जवानी है, भूख है, प्यास है, भाव, आशा है, निराशा है, दुख है, तकलीफ है, हंसना है, युद्ध है, शांति है, ये भाव हैं उधर के। कार्य, सहायता, निंदा, ये सब किस में आते हैं? ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत इनका प्रयोग होता है। इन सभी को ध्यान से देखते जाइएगा आप। अब भाववाचक संज्ञा एक संज्ञा पद का दूसरे संज्ञा पद के रूप में प्रयोग होना किस तरीके से, देखिए कभी कभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा पद एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर दिए जाते हैं।
अर्थात जातिवाचक का प्रयोग व्यक्तिवाचक के रूप में भी होता है, कभी कभी व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक। जैसे अब मैं ऐसा बताती हूँ, जैसे मैंने कहा हाँ वो तो हरिश्चंद्र के वंशज है, यहाँ हरिश्चंद्र वो हरिश्चंद्र राजा की बात नहीं हो रही, जातिवाचक हो रही है। हरिश्चंद्र यहाँ जातिवाचक के रूप में लिए जा रहे हैं, और वो राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे, वो व्यक्तिवाचक के रूप में लिए जा रहे हैं। है तो होता है ना, कई बार हम कहते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतली, वहां राजा भोज जातिवाचक है, किसी राजा भोज के जो उस तरीके के व्यक्ति होगा उसके लिए बात की जा रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? देखो मैं कुछ उदाहरणों से आपको बताती हूँ। अब व्यक्तिवाचक का जातिवाचक है तो कुछ व्यक्तियों के जीवन में अन्य लोगों के जीवन से भिन्न कोई ऐसी विशेषता, गुण या अवगुण होता है जो उनके जिसके कारण उनका नाम उस गुण या अवगुण का करना लगता है। ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति विशेष का नाम होकर भी जाति वो तो हाँ हरिश्चंद्र के वंशज हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा जब किसी व्यक्ति के गुणों की बात की जाए तो वो जातिवाचक में आ जाता है वो व्यक्ति। जैसे बताते हैं, देखिए आज कौन हरिश्चंद्र हो सकता है, यहाँ हरिश्चंद्र जातिवाचक है, ध्यान रखिएगा। ये जातिवाचक की बात हो रही है, भाववाचक संज्ञा के बाद हम पढ़ रहे थे, लेकिन ये जातिवाचक की बात होगी। कहीं कुछ गड़बड़ यदि होता है तो मैं आपको सुधरवाती हूँ, तो आप प्लीज उसको गौर कीजिएगा और उसको आप सुधार कर ही पढ़िएगा। भारत तो सीता सावित्री का देश है, जातिवाचक। विभीषणों से बचो, एक ही विभीषण था पर अब कह रहा विभीषणों से बचो, जाति के लिए है ऐसे कई विभीषण जो घर का भेदी, लंका ढाए, घर की बात बताते हैं बाहर। जयचंदों के कारण, यहाँ जयचंद तो एक था लेकिन यहाँ कई प्रकार के जयचंद, तो जयचंद यहाँ जातिवाचक में लिया गया। देश में जयचंदों की कमी नहीं हो गया, तुम तो एकलव्य हो जो गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हो। यहाँ एकलव्य मतलब जब आपकी भाषा में यदि हम कहें ना किसी का नाम लेके हमें कमेंट या कॉम्प्लीमेंट दिया जाए तो वो जो नाम है ना, प्रसिद्ध नाम भी, वो वहां जातिवाचक का काम करेगा। लेकिन जब उसी प्रसिद्ध नाम की चर्चा की जाए, एक एकलव्य था जिसने अंगूठा दे दिया अपना, वो एकलव्य की ही बात हो रही है, आप पर कोई कमेंट कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो वहां पर एकलव्य की बात हो रही है, तो वो एकलव्य वहां का क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। बिल्कुल सही पहचाने आप। जहां हरिश्चंद्र की सच्चाई का, सीता सावित्री की पवित्रता का, विभीषण के विश्वासघात का, जयचंद के गद्दारी का, एकलव्य की गुरु भक्ति का प्रतीक के रूप में वर्णन किया जाए, वहां जातिवाचक के रूप में ये सभी नाम प्रयोग होंगे। समझे होंगे आप? चलिए देखिए, अब जातिवाचक संज्ञा के व्यक्तिवाचक, कभी कभी कुछ जातिवाचक शब्द किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाते, मतलब वहां प्रयोग ऐसे होते हैं कि वो जाति का बोध ना करा के पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध कराते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, यहाँ महात्मा गांधी जो हैं वो व्यक्तिवाचक है। स्वतंत्रता के बाद सरदार ने, यहाँ पर सरदार जो हैं वो व्यक्तिवाचक है, सरदार पटेल। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात है, ये व्यक्तिवाचक है क्योंकि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। कई पंडित यहाँ जवाहरलाल बैठे हैं तो वहां व्यक्तिवाचक, जातिवाचक हो जाएगा। शास्त्री जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री थे, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी, व्यक्तिवाचक। पुरी की पवित्रता सर्वविदित है, यहाँ पुरी तो जगन्नाथपुरी की बात हो रही है। समझ गए अब आप? तो आपको ये देखना है कि जब आपसे पद परिचय पूछा जाए या जब आपसे संज्ञा का प्रकार पूछा जाए तो आप देख लें, ये विचार लें, ये मनन कर लें कि जो वाक्य आपके सामने दिया गया है वो वाक्य आखिर किस पर आधारित है। क्या उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात की जा रही है या व्यक्ति किसी के गुण दोष को व्यक्त कर रहा है? ठीक है, तो बहुत सोच समझ के उत्तर देना है, झटती उत्तर नहीं देना चाहिए, बहुत सोच समझ कर। देखिए अब भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही प्रयोग होता है, केवल वो दोनों एक दूसरे की जगह पर नहीं आते भाई, भाववाचक की जगह पर भी ये संज्ञा आ जाती है। हाँ, भाववाचक भी जातिवाचक में आ जाते हैं। भाववाचक शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, किंतु जब कभी कुछ भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग होते तब वो जातिवाचक बनते। कैसे? बुराई से बुराइयां, हम सभी में अनेक बुराइयां हैं। बुराइयां कितनी है नहीं पता, कौन कौन सी बुराई की बात कर रहा है, जातिवाचक। वैसे बुराई क्या है, भाव है, पर वो अब क्या कर दिया उसने, जातिवाचक में यहाँ नाम हो गया उसका। पढ़ाई से पढ़ाइयाँ, देखिए जब बुराई से बुराइयाँ शब्द आता है तो वो जातिवाचक बन जाती है। जब पढ़ाई से पढ़ाइयाँ शब्द आता है वो जातिवाचक, बहुवचन जब हो जाए। दूरी से जब दूरियाँ, तो वो भी जातिवाचक हो जाएगा।
तो जब कोई भाववाचक शब्द एक वचन, वैसे तो एक वचन में आएगा, पर जब एक वचन से बहुवचन में उसका प्रयोग किया जाने लगे तो प्लीज नोट डाउन कि वो किस में हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, इन बातों को, बहुत छोटी हैं और हमें कई बार लगता है क्या ही इनके बारे में पूछेंगे। इनके बारे में नहीं पूछेंगे बेटा, इनके बारे में पूछने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन इस तरह से वो पूछेंगे आपको वाक्य बना के कि आपको ये नियम याद रखने पड़ेंगे। तो इनको प्लीज दिमाग में रखिए, कोई ऐसा रटने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए रटने की बात की, वो कह रहा भैया चल दिए, तो आप बोर हो रहे थे। तो कितना कुछ आपने, देखिए संज्ञा क्या है, सम और ज्ञा, जो अच्छा ज्ञान कराए। 3 प्रकार की संज्ञाएं यहाँ पर हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक पर्टिकुलर नाम, जातिवाचक जब किसी जाति को व्यक्त करे, भाववाचक जब भाव को व्यक्त करे। फिर जातिवाचक कई जगह व्यक्ति में, जब किसी व्यक्ति के नाम पर कोई किसी के लिए गुण दोष को बताया जाए तो वो जाति में, और जब व्यक्ति के बारे में बात हो तो वो व्यक्तिवाचक। जातिवाचक 2 प्रकार के, द्रव्य और समूह। समूह की बात करें तो कक्षा और सेना, एक वचन में हमेशा आता है। द्रव्य की बात करें तो सारी धातुएं, स्टील, लोहा, तांबा, लकड़ी, तो ये सब उसमें आ जाएंगे। कई जगह भाववाचक भी जातिवाचक का रूप लेते हैं। भाववाचक जब एक वचन से बहुवचन में बदल जाए, बुराइयां, पढ़ाइयां, तो उस समय जातिवाचक के रूप में प्रयोग होते हैं। लो, एक पूरा सा मैंने शॉर्ट आपको बता दिया कि इतना कुछ हमने पढ़ा है उदाहरणों के साथ। तो संज्ञा आपको कंठस्थ हो गई होगी ऐसा मैं मानती हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा भी चलाकर देखिए, एक एक टॉपिक बेटा पढ़ते जाइए, कंठस्थ करते जाइए। सीधा मैं लास्ट में आपको पद परिचय का करवाऊंगी अभ्यास। अभी बहुत सारे टॉपिक है पद परिचय पर पहुंचने के लिए, तो वो सारे हम क्रम से करते जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हमारी ये व्याकरण की सीरीज चल चुकी है, बढ़ चुकी है, इसको आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत ही नजदीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, वो भी व्याकरण के। चलिए चलते हैं फिर, क्योंकि आना भी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।